तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोल का एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और मैंने ये बताया था कि रिएक्शन हमेशा मोल के टर्म में सॉल्व होता है, मतलब एक का मोल दिया रहेगा, दूसरे का मोल निकालना है। रिएक्शन को कभी भी मास के टर्म में सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज मास इज कंजर्व। मास के टर्म में कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग इस पर अब एक दो थोड़े अलग से न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो पहले चलो एक दो अलग से न्यूमेरिकल सीखते हैं, मतलब ऐसे ही अलग न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक रिएक्शन लेते हैं, X प्लस O2, इससे बनता है X2O5 या X2O3, चलो X2O3, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब पहले देखते हैं, पहले सबसे पहले इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है। सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 2, ठीक है। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। अब नीचे क्वेश्चन लिखो, नीचे क्वेश्चन लिखो, इफ 10 ग्राम of X reacts with oxygen and for 16 gram X2O3 and for 16 gram X2O3 find atomic weight of X। X का बताना है एटॉमिक वेट क्या होगा। ये 10 ग्राम है, ये 16 ग्राम बन रहा है, तो बताना है कि X का एटॉमिक वेट क्या होगा। इफ X मतलब 10 ग्राम ऑफ X reacts with oxygen and for 16 ग्राम X2O3 find the atomic weight of X, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करना है। तो इसको देखो सॉल्व करने के कई तरीके। सबसे पहले देखो क्या गिवन क्या क्या है इसमें, समझो। देखो सबसे पहले ये 10 ग्राम है, ये 16 ग्राम है, ठीक है। मास हमको पता है कंजर्व होता है, तो देखो भाई इन दोनों का जो मास मिला के होगा, मतलब जो रिएक्टेंट का मास मिला के होगा वही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। मास कंजर्व होता है, मास। तो मास कंजर्व होने का मतलब यह है कि दोनों का मास मिलाओगे तो इसका मास आना चाहिए। अच्छा ये 10 ग्राम है और ये 16 ग्राम है, तो ये कितना होना चाहिए? अरे 6 ग्राम होना चाहिए ना। अरे दोनों का सम तो यही आता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यही तो बताया क्या है। तो मतलब दोनों का जो सम होगा, रिएक्टेंट मींस दोनों है ना, तो दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। ये कितना? 16 ग्राम, सो दिस मस्ट बी 6 ग्राम, ठीक है। आप ऐसा भी लिखना चाहो लिख सकते हो, आप इवन इसके बिना भी सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसा भी करना चाहो कर सकते हो। तो देखो इसमें करेंगे कैसे, अगर आप इसका नहीं भी यूज करते हो तब भी आंसर हो जाएगा। मैं तब भी आपको, चलो इसका ही करके देख लेते हैं। तो देखो मास के टर्म में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, किसके टर्म में होता है? मोल के टर्म में, ठीक है। तो 10 और इसका एटॉमिक वेट को ए एज्यूम कर लेते हैं। अरे एक्स के एटॉमिक वेट को मैंने ए एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मास अपॉन एटॉमिक वेट ए। अब ये 6, अब देखो ये O2 है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32। ध्यान रखना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 रखना होगा, ठीक है। मोल सेम नहीं होता, क्या होता है? मोल बाय कोएफिशिएंट। तो देखो क्या होगा, पहले वाले का मोल, ठीक है, बाय कोएफिशिएंट कितना होगा? 4, ठीक है। दूसरे वाले के मोल ये 32 है। मोल क्या होता है? मास अपन मॉलिक्यूलर मास। दूसरे वाले के मोल 6/32 अपॉन कोएफिशिएंट। भाई कितना कोएफिशिएंट? 3 कोएफिशिएंट, सो दिस इज 3, ठीक है। तो ये एक्चुअल में था क्या? ये मास अपॉन O2 को मॉलिक्यूलर वेट 32, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, सो ये नीचे आ जाएगा, 10/4 है, नीचे आ जाएगा, और दिस विल बी 1/16, ठीक है।
सो ए कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, दिस विल बी 4, सो ए विल बी 40। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। बस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक हाइड्रोकार्बन लिख के दे रहा हूं। देखो हाइड्रोकार्बन आप बोलोगे सर क्या है, एल्केन, एल्किल, एल्काइन, कुछ नहीं पता। हाइड्रोकार्बन तो कुछ भी हो सकता है, एल्केन भी हो सकता है, एल्किन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, इसके अलावा और भी कई चीजें आ सकती है। हो सकता है 2 डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? देखो एल्केन होता है CnH2n+2। अगर एल्केन बोला है तो, अगर एल्किन बोला है तो क्या होता है CnH2n। ये सब तो पता होगा आपको। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ जो आप लोगों को याद रखना है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम दिया नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक रिएक्शन लिखना है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मैं एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं जो आप लोगों को याद रखना है। तो देखो क्या होता है, CxHy का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अगर आप हाइड्रोकार्बन का कभी भी कंबशन करते हो और ऑक्सीजन अगर सफिशियंट है तो हमेशा स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, और कार्बन का स्टेबल मॉलिक्यूल, सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल तो उसका CO2 ही होता है एक्चुअल में, और हाइड्रोजन का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल H2O। तो ये हमारा रिएक्शन होगा। इसको बैलेंस करना है। पहले एक बार आप लोग खुद से बैलेंस ट्राई कर लो और फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करना। ट्राई इसको जरूर करना खुद से एक बार। ठीक है, कार्बन कितने हैं X, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना होगा X। नाउ कार्बन इज बैलेंस्ड। ओके, हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन इज Y, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2, सो दिस इज Y/2। ठीक है, वो Y यहाँ पर 2 लिखा है तो Y/2। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना होगा। तो देखो ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ मैं ऑक्सीजन देखो दिखा रहा हूँ। तो कोई X और यहाँ पे कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2x, और x इंटू 2 2x, और यहाँ पे क्या है 1, तो प्लस Y/2। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना होगा 2x और प्लस Y/2। ठीक है, अब एक बात और समझो, तो कोई यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात को ध्यान रखना है। अरे जैसे ये y था ना ये, तो देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो आपने इसको Y/2 किया। समझ में आता है, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट जाता है। तो यहाँ y था तो इसलिए आपने Y/2 किया। ऑक्सीजन देखो इधर काउंट किया तो आ रहा है 2x और ये Y/2। अब ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है तो इसलिए उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे वो डिवाइड वाला 2 इस 2 से कट जाएगा वो। ठीक है, तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट होता है 2x प्लस Y/2/2। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने के बाद मैं यही लिख देता हूँ क्या है, सो आपके पास क्या बनेगा, सो कोफिशिएंट इज x प्लस Y/4। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन होता है, हम लोगों को इसको याद करना है। ये क्या है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन। ठीक है, इसको याद रखना है, ये रिएक्शन याद रखना है। इस पे कई बार आपसे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला भी पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए। तो चलो हम लोग इस बात पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो लिखो 3 मोल हाइड्रोकार्बन undergo combustion, 3 mole hydrocarbon undergo combustion if it releases कितना करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 201.6 लीटर, 201.6 लीटर
CO2 gas at STP and during the reaction and during the reaction 15 mole oxygen gas is consumed. 15 mole oxygen gas is consumed. Find the molecular formula of हाइड्रोकार्बन. फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो क्या कह रहे हैं, देखो 3 मोल हाइड्रोकार्बन जो भी होगा अंडरगो कंबस्शन, इट मतलब इट रिलीजेस, ठीक, इट रिलीजेस 201.6 लीटर ऑक्सीजन गैस. कितना भाई 201.6, 201.6 लीटर ऑक्सीजन गैस. एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन जरा चेक कर लेता हूँ. सही है. At STP and during the reaction 15 mole oxygen gas is consumed. Find the molecular formula of hydrocarbon. एक्चुअली में ये सब मैं जो क्वेश्चन जो लिखवाता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए होते हैं. मतलब इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन बनाने में कोई मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता. एक्चुअली में बहुत सिंपल होता है. आप भी जब केमिस्ट्री में पूरे इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप खुद क्वेश्चन को सोचने लगोगे, जब पूरे इन्वॉल्व हो जाओगे तो. और अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आप ज़्यादा सोच नहीं पाओगे. तो क्योंकि मैं केमिस्ट्री में पूरा इन्वॉल्व हो चुका हूँ तो इसलिए क्वेश्चन में बहुत इजीली फॉर्म कर लेता हूँ. तो इसमें ये मेरा खुद का अभी इंस्टेंटेनियस बनाया हुआ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैंने आज के पहले किसी भी बैच में कभी नहीं करवाया है. मतलब ऐसा होता है कि मैंने मोल का इवन एक लेक्चर पहले बना रखा है. मतलब एक लेक्चर वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ था अप्रैल के टाइम पे. उसका वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं था इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ. वो लेक्चर और ये लेक्चर अगर आप देखोगे तो उसमें थ्योरी हो सकता है सेम हो, पर ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो पूरे के पूरे डिफरेंट होंगे. क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस सोचे हुए होते हैं. तो उसमें मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है तो वो चीज़ें डिपेंड करती है. हाँ देखो चैप्टर में जो बताना चाह रहा हूँ, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ बात तो वही रहेगी. मतलब मैं बताने यही चाह रहा हूँ पर क्वेश्चन वो अलग हो जाता है. अभी मैंने कुछ और मॉलिक्यूल सोचा था, हो सकता है कुछ और मॉलिक्यूल मैंने सोचा हो, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग ही रहते हैं मोस्टली. वो तो डिपेंड करता है मैं क्या सोच के रहा हूँ वो. और क्वेश्चन क्या होता है मोस्ट ऑफ द क्या क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे क्लास में ही बनाए हुए होते हैं. तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चंस आ जाता है दिमाग में ऑटोमेटिक. अब इसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं. तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, क्या गिवन क्या ये समझो पहले. मोल 3 यही दे रखा है, रिएक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है. आप एक बार लेकिन खुद से लिख कर ट्राई कर लेना. अच्छा इसका मोल क्या गिवन है 15. अच्छा इसका मोल 15 गिवन है. अच्छा CO2 कितना गिवन है, CO2 बोला 201.6 लीटर. तो इसका मोल निकालते हैं. तो मोल क्या होता है भाई, मोल होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. तो मोल क्या है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. तो कितना मोल है 9. भाई 9 मोल है तो भाई 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा मेरे हिसाब से 9 मोल. तो कितना आ रहा है 9 मोल. वाटर नहीं दिया, जरूरत भी नहीं है. रिएक्शन में क्या होता है भाई, रिएक्शन में सबके मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं. यहाँ पे 1 है ध्यान रखना, यहाँ पे ये कोफिशिएंट है और यहाँ पे x. तो देखो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का मोल कितना है, अरे हाइड्रोकार्बन का मोल है 3, उसका कोफिशिएंट कितना है 1. अरे 1 कोफिशिएंट है ना इसका. इसका मोल कितना है 15, इसका कोफिशिएंट कितना है x प्लस वाई बाई 4. इसका मोल कितना है 9, इसका कोफिशिएंट कितना है x. इसको इसके इक्वल कर दो. तो देखो इसको इसके इक्वल करो तो 3 इक्वल टू क्या होगा 9 बाई एक्स. सो x इक्वल टू 3. भाई x की वैल्यू आ गई है 3, x की वैल्यू आ गई है. ठीक है, इसको इसके इक्वल किया और x की वैल्यू आ गई 3. ठीक है, अब इन दोनों को आपस में इक्वल करते हैं. तो देखो क्या होगा, ये आ गया x की वैल्यू, मैं हटा देता हूँ इसको. उन दोनों को इक्वेट करके x निकाल लिया. अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं. ये क्या होगा
5 और इस 3 को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा 3 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 8, y 8 x3, सो हाइड्रोकार्बन इज प्रोपेन। बस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जहां पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूछा जाए, तो वहां पे ये रिएक्शन जरूर याद रखना है। ये रिएक्शन मतलब याद रखना है, नहीं तो हो सकता आप एग्जाम में गलत कर दो, मतलब ये जो इसका जो स्पेशली जो कोफिशिएंट है ये आप गलत निकाल दोगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये रिएक्शंस याद रखना है। तो हम लोगों ने चलो रिएक्शंस के बेसिक क्वेश्चंस तो चलो सॉल्व कर लिए, अब चलो आगे बढ़ा जाए, कुछ अच्छा किया जाए। अब आगे हेडिंग लिखते हैं, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, ऐसे समझो, मान लो एक इंसान को भूख लगी, बेचारा भूखा है, ठीक है, मतलब भूखा है, बेचारा मतलब चलो एक इंसान मान लेते भूखा है, ठीक है, और मान लेते एक इंसान के मान लेते एक फैमिली समझ लो, 4 मेंबर की फैमिली मान लेते भूखी है, और जो फूड है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड फूड होगा तो लोगों को खाना थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और खाना क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अरे मान लो कि 4 लोगों की फैमिली है और सिर्फ जो रोटी है चपाती है सिर्फ 10 चपाती है, तो 2-3 चपाती में कहाँ लोगों का पेट भरता है। तो जो फूड है वह लिमिटेड है, तो फूड क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और मान लो 4 लोगों की फैमिली है और मान लो चपाती 50 है सपोज करो, तो चपाती ज़्यादा हो गई भाई, तो क्या होगा 4-4 5-5 चपाती सब लोग खाएंगे, तो 20-25 चपाती खत्म हो जाएगी और बाकी चपाती बच जाएगी। तो देखो जहाँ चपाती खत्म हो जा रही है वो क्या है, लिमिटिंग, मतलब जहाँ पे रिएक्टेंट रिएजेंट मीन्स रिएक्टेंट, जहाँ पे रिएक्टेंट लिमिटेड होगा खत्म हो जाएगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब भाई खाना लिमिटेड है, खत्म हो गया, पेट ही नहीं भर पाया। और जहाँ पे एक्सेस में है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है, वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस वाला क्या होता है, जो बच जाता है। लिमिटिंग वाला क्या होता है, जो निपट जाता है, जो खत्म हो जाता है। जो खत्म हो गया लिमिटिंग, जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब है क्या रिएक्शन में, ये समझते हैं। रिएक्शन लिखते भाई अमोनिया वाला ही, अब देखो इसमें है क्या, अगर इसका 1 मोल होगा, 1, तो इसके मोल कितने होंगे, 3। ठीक है, बात तो सही है, अगर इसका 1 मोल लगेगा तो इसके मोल लगेंगे 3। पर सपोज करो मुझको रिएक्शन करवाना था, मैंने एक काम किया, नाइट्रोजन गैस को ले लिया 10 मोल और हाइड्रोजन गैस को ले लिया 20 मोल। आप कह रहे थे ये 10 होगा तो 30, मैंने कहा 30 नहीं लूंगा, मैं 20 ही लूंगा। तो मतलब देखो ऐसा, अगर ये 1 मोल होगा तो इसके मोल की जरूरत होगी 3, अगर ये 10 मोल होगा तो इसकी जरूरत होगी 30। जरूरत कितने की, 30 की, पर मैंने उसको लिया सिर्फ 20, कम लिया, तो लिमिटेड लिया, तो ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये होता है कि भाई 2 में से 1 जो कम पड़ गया, जिसकी कमी हो गई, वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। सर निकालेंगे कैसे, बताएंगे अभी कैसे निकालेंगे, पहले समझ लो क्या है। तो अब ऐसे केस में सपोज करो, मान लेते एग्जांपल, ऐसा कोई रूल थोड़े ना ये 1 होगा तो 3 मुझको लेना है। मैंने भाई रिएक्शन करवाने के लिए नाइट्रोजन गैस लिए 10 मोल, हाइड्रोजन गैस लिए 20 मोल। अब बताओ क्या करोगे, मैंने यही लिया। ऐसा कोई रूल थोड़े ना कि 1:3 ही लेना है। अरे मेरे कंट्रोल में मैं कितना भी लेके रिएक्शन करवाऊँ, तो मैंने क्या लिया, इसके लिए मोल 10, इसके लिए 20। ठीक है, मैंने रिएक्शन करवाया तो देखा ये खत्म हो गया, मतलब देखा, अब कैसे देखा वो भी मैं बता दूंगा। अभी एज्यूम कर लो कि मुझको पता चल गया खत्म हो गया, तो भाई मुझको पता चल गया हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो हाइड्रोजन निपट गया। तो जो खत्म हो गया, जो निपट गया, वो क्या है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट। अरे जहाँ पे खाना कम पड़ गया वही तो लिमिटेड है ना भाई, वही तो लिमिटिंग रिएजेंट है, बोलते ना लिमिटेड एडिशन। तो जो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बहुत लिमिटेड है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है,
तो अब नीचे लिखो क्या होता है इसमें, पहला हेडिंग लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो याद रखना क्या होता है, जो निपट जाता है, जो खत्म हो जाता है। तो नीचे लिखो रिएक्टेंट, अरे रिएक्टेंट वही जो खत्म, जो रिएक्शन करता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली, reactant which is consumed completely in chemical reaction is known as limiting reagent। ठीक है, तो जो क्या होता है, जो मतलब जो कंज्यूम हो जाता है कंप्लीटली, मतलब रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो क्या रहता है, लिमिटिंग रिएजेंट जो पूरा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब आगे लिखो एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस वाला क्या होता है, लिखो एक्सेस रिएजेंट, जो नहीं कंज्यूम होगा, जो बच जाएगा। ठीक है, जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, नीचे लिखो रिएजेंट which is left, अरे बच गया, which is left after the reaction is known as excess reagent। तो जो भाई बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट। अच्छा, और जो खत्म हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, अगर मान लो 3 होगा तब क्या करेंगे, हो सकता है 3 रिएक्टेंट हो। भाई ऐसा कोई रूल है कि 2 ही रिएक्टेंट होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। अगर 3 रिएक्टेंट होंगे तब क्या करेंगे भाई, 3 में से 1 खत्म हो जाएगा, जो खत्म होगा वो लिमिटिंग है, बाकी दोनों जो बच गए वो एक्सेस है। अच्छा, मतलब जो बच गया वो एक्सेस, अरे एक्सेस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जो खत्म हो गया, जो निपट गया वो लिमिटिंग, बाकी सारे के सारे एक्सेस। ठीक है, नॉर्मली 3 रिएक्टेंट वाले रिएक्शंस होते बहुत कम है, पर फिर भी अगर 3 हो गए तो क्या, जो निपट गया वो लिमिटिंग, जो बच गया वो एक्सेस। अच्छा, अब तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, फिर निकालते कैसे हैं? निकालना बहुत आसान। कैसे करना क्या है, तो करना क्या है वही हम लोग ये कह रहे हैं। नीचे हेडिंग लिखो फाइंडिंग ऑफ, नीचे लिखो फाइंडिंग ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। इसको फाइंड करते हैं, फाइंडिंग ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, इसको फाइंड करते हैं। तो भाई कैसे फाइंड करेंगे, तो मोल दिया रहता है सबका, तो मोल को क्या करेंगे, उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। मोल को उसी के ही मतलब जैसे मान लो नाइट्रोजन के मोल को नाइट्रोजन का कोफिशिएंट से, हाइड्रोजन के मोल को हाइड्रोजन का कोफिशिएंट से, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, जिसका वैल्यू लीस्ट आएगा, मतलब मोल बाय कोफिशिएंट डिवाइड करना, जिसका वैल्यू लीस्ट आएगा, जिसका वैल्यू लेस आएगा, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, इसको डिवाइड करके निकालना है। हाँ, इसको डिवाइड करके निकालना है, देख के नहीं बताना है। मोल से नहीं पता चलेगा भाई कौन है लिमिटिंग कौन है एक्सेस। मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, जिसकी वैल्यू लीस्ट होगी वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, और फिर एक्सेस क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जिसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब वही मोर, जिसकी वैल्यू मोर होगी, ज्यादा होगी, वो होगा एक्सेस रिएजेंट। तो मतलब करना क्या है, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो होगा एक्सेस रिएजेंट। बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, अगर सर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ऐसा भी हो सकता है कि सर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तब भाई कोई लिमिटिंग नहीं, कोई एक्सेस नहीं, दोनों के साथ निपटेंगे। देखो मतलब मोल को क्या करना है, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर देखो डिवाइड करने पे क्या क्या हो सकता है, एक कम हो जाए, एक ज्यादा हो जाए। मान लो दोनों का मोल दिया है, कोफिशिएंट से डिवाइड करो। अच्छा, तो जिसका वैल्यू कम आएगा लिमिटिंग, जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा एक्सेस। कम वाला लिमिटिंग, ज्यादा वाला एक्सेस। अच्छा, और अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तो, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तो ना कोई लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस, दोनों एक साथ निपट रहे हैं, ना कोई लिमिटिंग ना कोई एक्सेस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा,
नॉर्मली वैसा ऐसा होता नहीं, पर मान लो अगर दोनों सेम आ गए तो न लिमिटिंग न एक्सेस का मतलब कि दोनों, अरे भाई न लिमिटिंग न एक्सेस का मतलब ये है आपको 4 रोटी की भूख थी, अरे 4 चपाती की भूख थी, 4 चपाती है, ना आप भूखे रहे और ना खाना वेस्ट हुआ। समझ में आया? अरे ऐसे 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी है तो भूखे रह गए, लिमिटेड है तो भूखे रह गए, दैट इज लिमिटिंग रीजन। 4 रोटी की भूख है, 10 रोटी है, खाना भी खा लिया, वेस्ट भी हो रहा है एक्सेस में। 4 रोटी की भूख है, 4 रोटी है, बस मैच करके, दैट इज अगर दोनों की वैल्यू मोल बाय कोफिशिएंट सेम है तो दोनों के दोनों खत्म, ना कोई लिमिटिंग ना कोई एक्सेस, जितनी भूख उतना खाना। ठीक है, अब आगे समझते हैं, आगे चलते हैं। तो भाई मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे और इससे पता चल जाएगा। हाँ एकदम सही। एग्जाम्पल नीचे देखो, अब देखो क्या करना है इसमें। मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। ठीक है, अच्छा 10 को 1 से डिवाइड करो, 20 को 3 से डिवाइड करो। अरे भाई इसका कोफिशिएंट 3 था ना, तो 6.66। अच्छा ये 6.66 आ रहा है, ये कम है, अच्छा ये लिमिटिंग है, ओहो, और ये एक्सेस हो गया। यही होता है लिमिटिंग और एक्सेस रीजन, कम वाला लिमिटिंग, ज्यादा वाला एक्सेस। अब आगे सोचते हैं। अच्छा एक रिएक्शन मान लो, चलो अमोनिया वाला है। अच्छा अमोनिया कब तक बनेगा आप सोचो। अच्छा अमोनिया बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? अमोनिया बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सर? अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए। हाँ अच्छा, अगर मान लो हाइड्रोजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन लिमिटिंग था, हाइड्रोजन खत्म हो गया, तब क्या अमोनिया बनेगा? नहीं बनेगा। अरे अमोनिया बनाने के लिए दोनों चाहिए, अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए। मान लो हाइड्रोजन निपट गया, खत्म हो गया, तो सिर्फ नाइट्रोजन से अमोनिया नहीं बनेगा ना ये, तो अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए था? दोनों चाहिए था। अब लिमिटिंग वाला खत्म हो गया तो अमोनिया बनना बंद। इसका मतलब ये हुआ अमोनिया तब तक बनेगा जब तक लिमिटिंग वाला था, लिमिटिंग वाला खत्म, अमोनिया बनना बंद। इसका मतलब कि लिमिटिंग वाले का अमाउंट या लिमिटिंग वाले का मोल कौन डिसाइड करता है? मतलब सॉरी, प्रोडक्ट का अमाउंट या प्रोडक्ट का मोल कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात ध्यान रखना है। अरे प्रोडक्ट तब तक बनेगा जब तक दोनों होंगे, जैसे कोई भी एक निपट जाएगा तो प्रोडक्ट का बनना रुक जाएगा। तो मतलब प्रोडक्ट का मोल, प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तस्वीर नीचे लिखो, लिखो इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन amount of product formed is always decided by the limiting reagent only। कौन डिसाइड करता है? सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? बाय लिमिटिंग रिएजेंट। वही डिसाइड करता है कि कितना क्या बनने वाला है। एक्सेस रिएजेंट, अरे एक्सेस रिएजेंट तो बच गया ना, वो कहाँ से डिसाइड करेगा? लिमिटिंग वाला डिसाइड करता है। अच्छा ठीक है, तो बस लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग करना होता है सॉल्व। चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व। तो थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नीट में या जेई में या सीईटी में न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल बन गया मोल का तो मोल आता है, न्यूमेरिकल नहीं बना तो मोल किसी काम का नहीं। ये बात ध्यान रखना। तो मेन क्या है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो चलो कुछ ना कुछ किया जाए, पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वो होता है ना, पहले जैसे जिम गए तो वार्म अप, पहले वार्म अप करते हैं, पहले कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं। तो वार्म अप करते हैं पहले कुछ इजी क्वेश्चन। तो लिखते चलो, हाइड्रोजन का रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन लिखो, नीचे लिखो, इसमें रिएक्शन ध्यान रखना मोल का टर्म में सॉल्व होता है हमेशा। ठीक है, नीचे लिखो, लिखो 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस। 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस react with 64 gram oxygen gas. Find the mass of
वाटर फॉर्म, फाइंड द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। तो बताना है कि भाई पानी जो बन रहा है, पानी कितना बनेगा ये बताना है। देखो एक बात को ध्यान रखना, मैं स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैंने एक बात कही थी, मास कंजर्व होता है, ठीक है, कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना प्रोडक्ट का मास होगा। अच्छा मैंने ये भी तो कहा था, एक चीज़ याद करो कि जितना रिएक्टेंट का मास कंज्यूम होगा, मैं रिपीट करता हूँ, जितना रिएक्टेंट का मास कंज्यूम होगा उतना ही हमेशा इक्वल होगा जितना प्रोडक्ट का मास बनेगा। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास कंज्यूम होगा वो हमेशा इक्वल होगा जितना प्रोडक्ट का मास बनेगा। अब इन दोनों में हो सकता है कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो और एक कोई एक्सेस रिएजेंट हो, तो एक्सेस वाला बच जाएगा, एक्सेस वाला बच जाएगा। तो इसलिए दोनों को मिला के आंसर मत लिखना, ठीक है। अरे भाई देखो रिएक्शन में, अरे 10 ग्राम कंज्यूम हुआ तो 10 ग्राम बनेगा, 20 ग्राम कंज्यूम हुआ तो 20 ग्राम बनेगा। अब इसमें कोई बचने वाला है ना, तो हमको क्या पता कितना कंज्यूम होगा। मान लो हाइड्रोजन बच गया 5 ग्राम, मान लो, तब तो 5 ही ग्राम कंज्यूम हुआ ना, ये तो 5 + 64 तो 69 हो जाता। पर हमको नहीं पता ना भाई कौन सा कितना बचने वाला है, हमको तो कुछ आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए दोनों को मिला के आंसर मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। देखो फिर इसमें एक बात समझा देता हूँ, इसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। देखो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, पर इसका मतलब ये होता है रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट जितना रिएक्शन में जाएगा वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगर ये 10 ग्राम कंज्यूम हुआ तो वो 10 ग्राम बनेगा, मास कंजर्व भाई, जितना कंज्यूम उतना बनेगा। अगर ये 20 ग्राम कंज्यूम हुआ तो वो 20 ग्राम बनेगा। अगर ये 50 ग्राम कंज्यूम हुआ तो 50 ग्राम बनेगा, जितना कंज्यूम उतना ही बनेगा। अब लिमिटिंग और एक्सेस के केस में हो सकता है कोई बच जाए, तो हमको नहीं पता ना भाई कितना कंज्यूम हुआ। जब यही नहीं पता कि कितना कंज्यूम हुआ तो कैसे पता चलेगा कितना बना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम सीधा सीधा नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है, तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो अब सर करेंगे कैसे, बता रहे कैसे करेंगे। मतलब मैं बताना चाह रहा था बस अभी कि सीधा सीधा चालू मत हो जाना, 10 + 64 74 गलत हो जाएगा। हमको नहीं पता है कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस, ठीक है। तो अभी इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, नहीं तो गलत हो सकता, थोड़ा ध्यान से करना। 64 ग्राम मोल निकालते हैं। अरे हाइड्रोजन लेना होता है, हाइड्रोजन मोल क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन का मास 2 तो उसका मोल 5, 64, और ऑक्सीजन का मास 32 तो मोल 2, ठीक है। और फिर से आगे देखो भाई, लिमिटिंग और एक्सेस मोल जो होता है वो क्या होता है, वो देख के डिसाइड नहीं होता कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस। कैसे डिसाइड होता है, डिसाइड ऐसे होता है कि मोल को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो। इसका मोल है 5, इसका कोफिशिएंट है 2, डिवाइड करो तो कितना होगा 2.5। मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो मोल बाय कोफिशिएंट 2.5। इसका मोल है, अरे मोल और कोफिशिएंट 2, इसका मोल है 2, इसका कोफिशिएंट 1, तो ये आया 2। तो ये जो ज्यादा आ रहा है ये क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। और ये जो कम आ रहा है ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो कई बार एग्जाम्स में तो यही पूछ लेता है कौन है लिमिटिंग कौन है एक्सेस। तो चलो निकल आया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अगला वाला पार्ट वाटर को हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो ऐसा था कि H2 जो कंज्यूम होता है एक्चुअल में ऐसा था बाय कोफिशिएंट 2, अरे रिएक्टेंट कंज्यूम होता था इक्वल टू होता था ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय कोफिशिएंट 1, और इक्वल टू क्या होता है H2O भाई जो बनता है वाटर जो बनेगा फॉर्म्ड बाय कोफिशिएंट 2, ठीक है। तीनों सेम होते हैं। अच्छा तीनों सेम होते हैं, हाँ भाई एकदम सेम होते हैं। अच्छा ये एक्सेस है, कितना कंज्यूम होगा नहीं पता ना, अरे एक्सेस वाला बच जा रहा है, एक्सेस वाला बच जा रहा है,
तो हमको नहीं पता ना भाई कितना कंज्यूम होगा, तो ये कितना कंज्यूम होगा नहीं पता चल पा रहा, पर ये पता है कि लिमिटिंग है, ये निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप जब ऐसा लिखते हो, मान लेते रिएक्टेंट के मोल बाय कोफिशिएंट, रिएक्टेंट के मोल बाय कोफिशिएंट और प्रोडक्ट के मोल बाय कोफिशिएंट, तो एक्सेस वाला कितना बचेगा हमको कोई आइडिया नहीं, एक्सेस वाला क्या बचेगा कोई आइडिया नहीं। हाँ, पर ये लिमिटिंग वाला तो जितना था पूरा खत्म हो जाएगा, तो हम लोग इसी का लेकर सॉल्व करेंगे। मतलब ये बच जा रहा है तो इसको मतलब इसका जरूरत ही नहीं है। अरे ये एक्सेस रिएजेंट था तो वो बच गया था, तो हमको नहीं पता ना कितना कंज्यूम हुआ। आप आराम से सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन एक एक्सेस रिएजेंट है, 5 मोल तो दिया है, पर भाई कितना कंज्यूम हुआ कैसे पता चलेगा, अभी तो पता है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू को आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो कंज्यूम चाहिए। कंज्यूम, अरे कंज्यूम का मतलब ये, वैसे मान लो आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, और आपने खर्च कर लिए 60 रुपीज़, तो वो कंज्यूम का मतलब जो खर्च किए, और है कितने 100 रुपीज़। वैसा ये गिवन मोल है, ठीक है, ये 100 रुपीज़ ये गिवन मोल समझ लो 5। अब कितना कंज्यूम हुआ नहीं पता है ना अभी, तो उसका तो हम रख ही नहीं सकते वैल्यू। हाइड्रोजन तो पता ही नहीं कितना कंज्यूम हो रहा है, पर हमको ये पता है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है, निपट जाता है, तो उसकी वैल्यू रख देंगे भाई। तो इसके मोल को रखो यहाँ पे 2, इसके मोल को 2 रखो, इन दोनों को इक्वेट करो। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले लिखवाया था, प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करेगा भाई लिमिटिंग रिएजेंट, बस वही रखना है, आराम से सोचो आ जाएगा। 2 रखो, मल्टीप्लाई करो 4, तो कितना मोल बना 4 मोल आ गया। मास निकालते हैं, मास क्या होगा, मास होता है मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल है 4, मॉलिक्यूलर वेट 18, तो ये आया 72 ग्राम। तो देखो 72 आ रहा है, जो इन दोनों के सम के इक्वल नहीं है, तो इन दोनों का सम क्या था 74, तो इक्वल नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल कब होता है, जब ये पूरा कंज्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच जा रहा है इसलिए हमें कोई आइडिया नहीं, इसलिए ये इसका सॉल्व करने का तरीका है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है नॉर्मली नीट में जेईई मेन में और जेईई एडवांस में आते हैं। जेईई एडवांस के हिसाब से तो वैसे इजी हो जाएगा ये फिर भी, पर नीट और जेईई मेन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया आप समझ लो कि ऐसा ही क्वेश्चन, बस रिएक्शन बदल जाएगा, आपको जेईई मेन और नीट में पूरा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे मतलब हजारों बन सकते हैं, तो ये लिख के आ जाए मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, पर इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन जेईई मेन और नीट में आ जाता है। अच्छा, तो और क्वेश्चन चलो ऐसे किया जाए। तो इन क्वेश्चंस को एक बार पहले खुद से जरूर ट्राई करना, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन को अपने सॉल्यूशन से मिलाना। चलो लिखते हैं एक दो अच्छे रिएक्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन ज़्यादा, इसका मतलब कि एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। एडवांस वालों को बच्चों से कैलकुलेट करवाने में बहुत मजा आता है। देखो एक बात समझो, एडवांस में क्या होता है 3 घंटे में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नॉर्मली 60 आता है, कम ज़्यादा भी होता है 60, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ। तो वो लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट का टाइम देते हैं, भाई लो आराम से सॉल्व करो, मतलब एवरेज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट का टाइम होता है। नीट में क्या होता है, नीट में 3 घंटे में 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मतलब टोटल। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 180 मिनट, 180 क्वेश्चन, तो 1 मिनट का टाइम। तो सोचो 1 मिनट और 3 मिनट, ट्रिपल टाइम। तो एडवांस वाले टाइम ज़्यादा देते हैं, और इसी वजह से क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत देते हैं। उनको बहुत मज़ा आता है ये चेक करने में बच्चे का कैलकुलेशन अच्छा है कि नहीं। तो मैं भी वही करूँगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा दूंगा, तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से मतलब पहले अच्छे से ट्राई कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा इसको ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ
Al2SO4 thrice formed if 100 ग्राम ठीक है, इसको पढ़ लो। इफ 100 ग्राम AlOH thrice reacts with 200 ग्राम H2SO4। और इसके अलावा साथ में कुछ एटॉमिक मास भी लिख लो। Al का होता है 27, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32 और H का 1। एटॉमिक मास किसी का याद नहीं करना होता, मैंने बहुत बार रिपीट किया है, दिया रहेगा एग्जाम में, ऐसा ही लिख के आएगा, ठीक है, टेंशन में तो दिया रहता है पूरा ये, ठीक है। पहले खुद से भाई ट्राई कर लो, पिछले वाले क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, फिर से इसको ट्राई करो, ठीक है, कर लो, ट्राई कर लो इसको एक बार। देखो मैं तो कर ही दूंगा, पर सिर्फ कॉपी करने से काम नहीं चलेगा ना। मैंने जैसे बताया कि देखो सारे क्वेश्चन तो मैं सोच के ही बनाता हूँ, तो ऐसे तो मैं हजारों क्वेश्चन बना दूँ, तो आप कितने क्वेश्चन भाई लिख लोगे? मतलब पूरे केमिस्ट्री की बात करें तो लाखों क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे, मतलब हर टॉपिक में मिला के, तो क्या लाखों क्वेश्चन आप याद कर लोगे? कंप्यूटर तो होने की मेमोरी कुछ भी फिट करते जाए, तो सोचो सोचो, सोच के सॉल्व करो। आप कोई मशीन नहीं हो, आप इंसान हो, आप सोच सकते हो, सोचो, ट्राई करो, ठीक है। ऐसे सिर्फ लिख लिख के कोई फायदा नहीं है। कंप्यूटर नहीं कि बस फिट करते जा रहा है डाटा, जब किसी ने बोला तो निकाल के दे दिया। भाई सोचो, एनालाइज करो, सॉल्व करो। सिर्फ आंसर लिखने का कोई फायदा नहीं है एक्चुअल में। वीडियो को पॉज करो, लिखो इसको, मतलब मैं तब तक अब सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ। मास क्या है? 100 ग्राम 200 ग्राम, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। Al OH थ्राइस का, तो देखो क्या होगा 27, और ऑक्सीजन का मास होता है 16 और +1 17। अच्छा, 17 इंटू 3 कितना होता है? 17 इंटू 3 होता है 51। अच्छा, 17 इंटू 3 51। अच्छा, दोनों को मिला देते हैं, तो ये क्या होगा 5 + 2 7 78, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका जो मोल आएगा, मोल, अरे मोल तो भाई अभी मास बाई मॉलिक्यूलर वेट है, और इसका क्या होगा मास बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, मोल से डिसाइड नहीं होता, किससे डिसाइड होता है? मोल बाई कोफिशिएंट से। ये तो इसका मास बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 78, ठीक है, और इसका मास बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98। अब मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। आप लोगों से कैलकुलेशन बहुत दिख रहा है, वो तो मैंने पहले ही बोला था, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अरे IIT जाके पढ़ना कोई मजाक थोड़ी ना है कि कोई भी मुंह उठाया चला गया। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो वो क्यों लेंगे एडमिशन? पहले ही कंडीशन है IIT में जाने के लिए, भाई कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। चलो मेडिकल में हो तो मान लेते हैं कि इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा, मेडिकल में फिर बहुत सिंपल वैल्यू आती है, मान लेते चलो, पर IIT में जाना तो कैलकुलेशन अच्छा होना ही चाहिए भाई। मेडिकल वालों को, बच्चों को भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी रहेगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिफिकल्ट दे रहा हूँ न्यूमेरिकल, पर मेडिकल में कैलकुलेशन थोड़ा, मतलब मेडिकल में क्वेश्चन आ सकता है पर कैलकुलेशन इतना नहीं होगा। वहाँ पे हो सकता है ये 2 मोल देता है, ये 3 मोल देता है, तो सिंपल होते हैं जो फटाफट सॉल्व कर लोगे, तो इतना कैलकुलेशन नहीं होता। कैलकुलेशन कहाँ आता है? इंजीनियरिंग में। अरे इंजीनियर बनना है, मैथ्स नहीं आता तो किस बात का इंजीनियर? तो सॉल्व करो उसको। मोल बाई कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, SC, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 100/78/2, ठीक है। अच्छा, और ये 200/98/3। अच्छा, मुझको तो लग रहा है ये वैल्यू कम है, वैसे आप भी कैलकुलेशन करके चेक कर लो, पर मुझे यही लग रहा है ये वैल्यू कम है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लो, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये कम है, और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। लिमिटिंग एंड एक्सेस। अब लिमिटिंग का जैसे पता चल गया, तो ये कितना बनेगा कौन डिसाइड करेगा? भाई ये डिसाइड करता है ये, ठीक है। तो अब होगा क्या,
H2SO4 के मोल बाय कोफिशिएंट 3। अरे उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है जब वो डिसाइड ही नहीं करता है। तो H2SO4 के मोल बाय 3 और इक्वल टू Al2SO4 थ्राइस के मोल बाय कोफिशिएंट 1। अरे यहाँ तो 1 लिखा है, इसके मोल को यहाँ पे रख देते हैं, इसके मोल को, ठीक है। तो क्या हुआ, Al2SO4 थ्राइस का जो मोल आएगा, मोल वो क्या होगा, ये आएगा 200/3, तो होगा 98 × 3, ठीक है। अब देखो है क्या, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं किसका, Al2SO4 थ्राइस का। तो देखो क्या होगा, 2 Al है, Al का मास 27 इंटू क्या होगा 54, 27 इंटू 2 54 ही तो होगा ना ये, 54। और SO4 का मास होता है 96। अच्छा, तो 96 और इंटू 3 कितना होगा 288, यही होगा मेरे हिसाब से। आप करके देखो, तो दोनों को ऐड करते हैं, सो दिस विल बी 2, मेरे हिसाब से 342 आ रहा है, ठीक है। तो मोल आ गया है, मास निकालना है, तो वो होगा मोल इंटू, अरे मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मास क्या होता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, वो आपका काम है, मेरा काम है समझाना, कैलकुलेट करवाना नहीं, ठीक। कैलकुलेशन वाला काम आपका खुद का है। तो भाई चलो ये समझ में आ गया है। अच्छा, अब चलो कुछ और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन किए जाए। प्रोपेन ही लिखते हैं, तो क्वेश्चन लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो 2 मोल प्रोपेन, 2 मोल प्रोपेन reacts with 15 मोल ऑक्सीजन गैस। 2 मोल प्रोपेन रिएक्ट विथ 15 मोल ऑक्सीजन गैस। फाइंड, तो वो क्या क्या फाइंड करना है इस बार, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, LR एंड ER, ऐसा बोलते हैं, LR एंड ER, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। अच्छा, और फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस रिलीज्ड एट STP। रिलीज मतलब अरे गैस है ना तो उड़ेगा, रिलीज एट STP। अच्छा, और अब एक चीज और बढ़ाते हैं, क्या, मोल लेफ्ट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट का कितना मोल भाई बचेगा, ये भी निकालना है, मोल लेफ्ट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अब ये भी बताना एक्सेस रिएजेंट का मोल कैसे बचेगा, कितना, ठीक है। तो अब करते हैं, तीनों काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोल क्या है 2, मोल क्या है 15। अच्छा, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, 2/1, 15/5, 3। जो कम आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, जो ज़्यादा आ रहा है एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। ये हो गया लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। अब इसके आगे कैसे करेंगे, ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। अब देखो है क्या, C3H8 कंज्यूम्ड
ठीक है, मैंने यही लिखवाया था अपॉन कोफिशिएंट 1। अरे कोफिशिएंट 1 है पहले, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन जो कंज्यूम होता है वो, हाँ भाई वही कंज्यूम्ड बाय कोफिशिएंट 5 है, इक्वल टू CO2 जो बनेगा CO2 फॉर्म्ड बाई 3। अच्छा ठीक है, देखो हमको एक ही चीज बस पता है, देखो दोनों गिवन है पर दोनों में ये लिमिटिंग है। हमको ये पता है कि भाई ये पूरा खत्म हो जाएगा, हमको बस अभी तक यही पता है कि लिमिटिंग वाला निपट जाएगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा, बस इतना पता है कि ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, तो ये लिमिटिंग ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये जो मोल आपके पास आ रहा है इसको यहाँ पे रख दो, बस इतना पता है कि ये खत्म हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन हमको पता है बच जाएगा, ठीक है, तो वही निकालेंगे कि कैसे बचेगा। थर्ड पार्ट में वही था, मोल लेफ्ट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। हमको देखो ये पता होता है रिएक्टेंट कंज्यूम बाय कोफिशिएंट, रिएक्टेंट कंज्यूम बाय कोफिशिएंट, प्रोडक्ट फॉर्म बाय कोफिशिएंट, यही हमको पता होता है, ठीक है। अब हमको ये पता है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पता है ये लिमिटिंग रिएजेंट है पूरा खत्म हो जाएगा, पर हमको पता है ये बच जाएगा, तो इसलिए ये नहीं, ये जो खत्म हो जाएगा इसको ही रख सकते हैं, इस पर श्योर शॉर्ट है ना कि ये खत्म हो जाएगा। तो इसके मोल को 2 को यहाँ पे रखते हैं, जैसे यहाँ पे रखोगे तो देखो क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो O2 कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 10, अरे 2 रखोगे 2 × 5 10, और CO2 फॉर्म्ड वो क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा 6, ठीक है। तो देखो सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या है, CO2 का वॉल्यूम पूछा था तो मोल 6 और वॉल्यूम इंटू 22.4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 124.4 लीटर, ठीक है, तो यह आएगा 124.4 लीटर। अच्छा, अब एक पार्ट और पूछा है, ऑक्सीजन लेफ्ट। अच्छा आप ऐसे समझो, लेफ्ट का मतलब क्या है भाई, मान लो आपके पास 100 रुपये है, सपोज करो 100 रुपये, आप बाहर गए 60 रुपीज़ खर्च कर दिए तो कितना बचा, 40 बचा ना, 100 रुपये थे 60 खर्च हो गए। या चलो मान लो दूसरा एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 10 चपाती थी भाई, 4 चपाती खा ली तो कितनी चपाती बची, कितनी एक्सेस में चपाती बची, 6 बची। वही तो बताना है आपको, देखो हमको नहीं बताना है ऑक्सीजन लेफ्ट तो कितने मोल दिए थे भाई, 15 मोल दिए थे। जैसे मान लो 10 चपाती थी तो कितने मोल दिए थे 10, मतलब 15, कितने मोल दिए 15, और कंज्यूम कितने हो जा रहे 10, अरे 15 मोल दिए थे यही तो दिया था, और 10 कंज्यूम हो गया तो कितना बचा, 5 बचा। अरे 10 चपाती थी, 4 चपाती खा लिए तो कितनी चपाती बचेगी, 6 चपाती बचेगी ना, यही तो मैथ होता है। तो भाई 15 मोल दिए थे और 10 कंज्यूम हो गए तो कितने बचे 5, तो ये होगा O2 का लेफ्ट वाला अमाउंट, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, तो चलो फटाफट एक न्यूमेरिकल और करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, फिर आगे बढ़ने के पहले बेंजीन को लिखते हैं। ठीक है, इसमें नीचे लिखो इफ, फटाफट लिखते हैं, इफ 78 ग्राम बेंजीन, if 78 gram benzene reacts with 320 gram oxygen gas, reacts with 320 gram oxygen gas, find mass of excess रिएजेंट लेफ्ट। बताना है जो एक्सेस रिएजेंट उसका कितना मास बच गया, फाइंड मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। तो जो भी एक्सेस रिएजेंट है भाई उसका बताना है कितना मास बच गया, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट का मास। तो देखो पहले फटाफट करते हैं, मास 78, 322 मोल निकालते हैं।
बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। मोल से डिसाइड नहीं होता, मोल बाय कोफिशिएंट, हाफ, ये कम आ रहा है, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, वो कन्फर्म में पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, फटाफट करते हैं क्योंकि लास्ट वाला समझा ही दिया। देखो इसका कंज्यूम, बेंजीन कंज्यूम बाय कोफिशिएंट 2, बेंजीन कंज्यूम बाय कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू O2 कंज्यूम बाय कोफिशिएंट 15। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमको पता है भाई ये खत्म हो जाएगा पूरा, ये तो कंफर्म पता है कि ये पूरा का पूरा निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसके मोल देखो 1 मोल दिए, 1 मोल को यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो 1 मोल को रखते क्या आ जाएगा, O2 कंज्यूम्ड। तो क्या करना है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा 15/2, 7.5 मोल इतना कंज्यूम हुआ। तो O2 कितना बचेगा, O2 कितना बचेगा भाई, 10 मोल दिया था, अरे 10 मोल ही तो दिया था, 7.5 कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा, 2.5 मोल बच गया। तो मास निकाल लो, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे।